नए संसद भवन में जब लोकसभा की पहली बैठक शुरू हुई तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश की आधी आबादी के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि आखिर जो मोदी सरकार बिल लेकर आई है उसमें ऐसा क्या है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति। तो बताइए इस बिल में ऐसा क्या है जो महिलाओं को इससे फायदा होगा और क्यों इस बिल की चर्चा कल से ही हर तरफ हो रही है, क्यों इसे सियासत बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है, आप जानेंगे। केंद्र सरकार ने जिस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को आज लोकसभा में पेश किया है, अगर वो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाता है तो लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में 33% यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं जिनमें 23% महिलाओं को आरक्षण मिलना तो 181 महिला सांसद होंगी। अभी महज 82 महिला सांसद लोकसभा में है, यानी सिर्फ 15.2%। यह भी तब जब मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा महिला सांसद लोकसभा में है, यानी इससे पहले यह आंकड़ा और कम हुआ करता था। अब आप सोचिए कि देश में महिलाओं की आबादी कितनी है, 50%, और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, महज 15% के करीब। देश में महिलाओं की आबादी है 50%, लेकिन संसद में आज की तारीख में, और वो भी आज इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा आज की तारीख में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है संसद में, और कितना है वो, मतलब एट द मैक्स अगर जा रहा है तो वो 15% है। यही वो कारण है जिसकी वजह से नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 लाया गया। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी। जिस बात को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं उसकी सच्चाई आंकड़े भी बता रहे हैं। लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का क्या हाल है वो हमने आपको बताया 15%। अब आपको देश भर की विधानसभाओं के हालात भी बताती हूं। देश भर में अलग अलग राज्यों की विधानसभा के लिए चुने जाने वाले विधायकों की संख्या कितनी है, 4414। महिला विधायक कितनी है, 365, यानी कितना हुआ कुल मिलाकर 9%। हिमाचल प्रदेश में एक महिला विधायक है, 4114। देश में कुल विधायक, महिला विधायक उनमें से कितनी, 9%, और वो आंकड़ा क्या होता है, 365। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो वहां पर महज एक विधायक है। ये आंकड़े भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। दुनिया के कई देशों में महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पाकिस्तान में महिलाओं को नेशनल असेंबली में 17% रिजर्वेशन मिला हुआ है, फ्रांस में 50%, साउथ कोरिया में 50%, नेपाल में 33%, अर्जेंटीना में 36%, मैक्सिको में 36%, कोस्टारिका में 36%, बांग्लादेश में 50% जो सीटें हैं, माफ कीजिएगा 50 सीटें जो हैं 350 सीटों में से वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कई देशों में महिला आरक्षण अपना लिया गया है और अब बारी हिंदुस्तान की है, भारत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि उनके जिम्मे ही महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व देने का काम आया है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके पीछे का मुख्य कारण महिला प्रतिनिधित्व के चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि सांसद और विधायकों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर बात आज तक किसी ने नहीं की। महिला आरक्षण को लेकर भी चर्चा आज की नहीं है।
लेकिन इस बार बिल के पास होने की उम्मीद इसलिए सबसे ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने कई ऐसे बिल फ्लोर मैनेजमेंट के दम पर पास करवाए हैं जिसके लिए बहुमत पर राज्यसभा में संदेह था। दूसरी बात यह है कि इस बार इस बिल को लेकर कोई बड़ा विपक्षी दल विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा कहना यही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं। एक सेकंड। इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन में इस वक्त खड़े हुए दिख रहे हैं। बिल पास होने से पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटे भी। कल से सोशल मीडिया पर थैंक यू सोनिया गांधी जी, थैंक यू राहुल गांधी जी, थैंक यू प्रियंका गांधी जी, इस तरीके से लगातार ट्रेंड जो है वो निकल कर आ रहा है। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया और इसमें मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जिस मुद्दे को अब असद ओवैसी उठा रहे हैं, यही वजह रही कि महिला आरक्षण का मामला 27 सालों से अटका रहा। पहली बार महिला आरक्षण बिल 12 सितंबर 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने, उनकी सरकार ने लेकर आया था, लेकिन लोकसभा में चर्चा के बाद बिल को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष सीपीआई सांसद गीता मुखर्जी थी। समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी, लेकिन इतने दिनों में सियासी हालात बदल गए और 21 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा सरकार गिर गई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में महिला आरक्षण पर यह पहला कदम था जो फेल हो गया। इसके बाद 1998 में यानी 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 25 जून 1998 को वाजपेयी सरकार ने फिर से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल को 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया था। 12वीं लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण की मांग की और बिल का विरोध किया। इसी वजह से लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और फिर 26 अप्रैल 1999 को मध्यावधि चुनाव की वजह से 12वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से अधर में लटक गया। दरअसल संसद को चलाने और उसके बिल को लेकर कुछ नियम हैं। संविधान का अनुच्छेद 107 क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद हर लंबित विधेयक को रद्द माना जाएगा। लंबित विधेयक का मतलब क्या होता है? वैसा विधेयक जो लोकसभा के पूरे कार्यकाल में पास नहीं हो पाया। इसी नियम के कारण महिला आरक्षण बिल हर लोकसभा के कार्यकाल में पेश तो होता, फिर अटकता। यह क्रम 99, 2002, 2003 में चला। हर बार बिल को जब भी चर्चा के लिए लाने की कोशिश हुई, हंगामा हुआ। हंगामे की सबसे बड़ी वजह महिला आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण की मांग थी। 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, जिसके बाद 6 मई 2008 को राज्यसभा में केंद्र की मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। यह पहला मौका था। पहली बार यह बिल लोकसभा के बजाय राज्यसभा में लाया गया, लेकिन महिलाओं के सबसे बड़े अधिकार की लड़ाई फिर से अटक गई। बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने बिल पर अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी,
जिसके बाद 8 मार्च 2010 को बिल को फिर से राज्यसभा में लाया गया। और यह दिन इसलिए खास था क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इस मामले पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बड़े अजीब हालात हो गए। यूपीए में शामिल लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उसने बिल के विरोध में सरकार के समर्थन को तोड़ने की या सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। अब सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी की बात सुनिए, उसने भी समर्थन वापसी की धमकी दी थी, जबकि इस बिल को मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का समर्थन मिला। खूब हंगामा हुआ। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को बिल राज्यसभा से पास हो गया। ऐसा लगा कि अब महिला आरक्षण विधेयक कानून की जो शक्ल है वो ले लेगा। महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के लिए बिल पास करवाना आसान था। वहां मेजॉरिटी थी, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी की संख्या बिल को पास करवाने के लिए काफी थी। लेकिन यहां एक खेल हो गया। एक तारीख याद कर लीजिए, 18 मई 2014। ये वो तारीख थी जब 15वीं लोकसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ। उस दौरान 15वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा था, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास होने के बावजूद लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। 18 मई 2014 को 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी रद्द हो गया। राज्यसभा की मेहनत बेकार हो गई। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। 4 साल का वक्त एक बिल के लिए कम पड़ गया, वो भी तब जब आधा काम पूरा हो चुका था। कांग्रेस सरकार ने बिल को लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज कांग्रेस मोदी सरकार के फैसले का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रही है। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहरा। अब 27 साल बाद एक बार फिर महिला आरक्षण बिल एक नए नाम से लोकसभा में लाया गया है। लेकिन आज जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों होता रहा, और ये आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्या है। ये सवाल है जिसका जवाब हमने खोजा है। दरअसल कई क्षेत्रीय दलों की ये मांग रही है कि महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो। मतलब देश की कुछ लोकसभा की सीटें ऐसी होनी चाहिए जहां सिर्फ ओबीसी समाज से आने वाली महिलाएं ही चुनाव लड़ सके। देश में अभी सिर्फ शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए देश भर में 84 ऐसी लोकसभा सीटें रिजर्व है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 33% सीट यानी 28 सीट एससी जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। वहीं एसटी वर्ग के लिए 47 लोकसभा की सीटें रिजर्व है। इन 47 सीटों का 33% कितना हुआ? 15 सीट। अब वो 15 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, यानी ओबीसी समाज के लिए कोई सीट अभी रिजर्व नहीं है। वो सामान्य सीटों से चुनाव लड़ते हैं। 412 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। 412 बशर्ते आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो। इसीलिए महिला आरक्षण जो मौजूदा सिस्टम है उसमें ही महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। और अभी इस पर चर्चा होनी है, मसौदा आना है।
हालांकि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कब से लागू होगा, इस पर अभी से ही सियासत शुरू हो गई है। बिल के पैरा 5 के पॉइंट 1 में क्या लिखा है? लिखा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कानून बनने के बाद तभी लागू होगा जब जनगणना होने के बाद परिसीमन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद ही यह कानून अमल में आएगा। हालांकि बिल पर तस्वीर साफ होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। कल 7 घंटे इस पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे से लेकर जो मामला है, कार्रवाई है, वो 6 बजे तक जारी रहेगी। सरकार के जवाब और विपक्ष के सवालों से ये साफ हो जाएगा कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे इस बार नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जा रहा है, इसकी बारीकियां क्या है। बिल पर चर्चा के लिए कल का पूरा दिन रखा गया है। सोनिया गांधी विपक्ष की तरफ से बहस को लीड करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि ये विधेयक बुधवार को ही लोकसभा से पारित हो जाएगा और फिर विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा।